आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि अध्याय 2 के बारे में। और इस अध्याय में हमें जानना है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग, इस अध्याय को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे और यह इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी की जो चीजें बच जाएंगी उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, विश्व की जनसंख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहीं ना कहीं हमें भारत की जनसंख्या या अपने प्रदेश की जनसंख्या को अच्छे से समझने के लिए विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत जो सारे तथ्य हैं उनको समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा करके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे विश्व की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से हुआ है, घनत्व किस प्रकार से है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संसाधनों की, संसाधन आपको पता ही होंगे क्या चीजें होती हैं। तो उसी कैटेगरी में हम मानव को भी रख सकते हैं, यानी कि जो भी मनुष्य होते हैं उनको भी हम संसाधनों की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश के जो निवासी होते हैं, जो वहां पर रहने वाले लोग होते हैं, वही उसके वास्तविक धन होते हैं। जैसे कि अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें तो आपको पता होगा कि भारत हमारी जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या की या हम बात करें युवा आबादी की तो वह लगभग 65% है और विश्व में यह सर्वाधिक है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो हमारे लोग होते हैं किसी देश में, जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसी के द्वारा हमारा देश महान बनता है और उसी के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं मनुष्यों के द्वारा उस देश की विश्व में पहचान बनती है। इसी के संबंध में राल्फ वाल्डो इमर्सन, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 9th या 10th में इनकी कोई पोएट्री या प्रोज में शायद कोई पोएम थी इनकी, तो आप लोगों ने वहां पढ़ा होगा, इनके बारे में जाना होगा। इन्होंने कहा था कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो ये बात कही थी राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। तो इसीलिए जब हम किसी देश की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं, वहां पर कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चों का प्रतिवर्ष जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, कितने लोग नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है। अगर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, यानी कि 21वीं शताब्दी की, तो उस समय तक हमारी जनसंख्या लगभग 600 करोड़ के आसपास थी। वर्तमान में यह लगभग 750 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो इसी के बारे में हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप किस प्रकार से हैं। तो किसी स्थान की जो जनसंख्या होती है, किस प्रकार से वहां पर जनसंख्या का वितरण हुआ है और वहां का जो जनसंख्या घनत्व होता है, जब हम उसके प्रारूप को समझते हैं तो उस स्थान के हमें जननांकीय विशेषताओं के बारे में समझने में मदद मिलती है। जननांकीय विशेषताएं मतलब वही जिसके बारे में अभी हमने बात की, स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, इन सब के बारे में समझने में हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है उसकी जो 90% आबादी है वह केवल 10% क्षेत्रों में निवास करती है। इस बात को आप लोग भली भांति समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या का वितरण हुआ है वह एकदम समान है। यह इस प्रकार से है कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह केवल 10% क्षेत्रों में रहती है। और अगर हम बात करें विश्व के सर्वाधिक 10 जनसंख्या वाले क्षेत्रों की, तो यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन हुआ, भारत हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। तो इन सारे देशों को आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। इनमें से जो सर्वाधिक 10 आबाद देश हैं उसमें से 6 हमारे एशिया के हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनमें से जो 6 हैं वो हमारे एशिया के हैं। तो ध्यान रखिएगा, चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये सारे हमारे विश्व में जनसंख्या के शीर्ष 10 देश हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो क्या होता है जनसंख्या घनत्व? देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी क्षेत्र की, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र हुआ, इसकी जो लंबाई है यह 1 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 1 किलोमीटर है। तो इस पूरे स्थान में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उन्हीं व्यक्तियों की संख्या को हम वहां की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर आपसे जनसंख्या घनत्व को निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जनसंख्या घनत्व के लिए उस पार्टिकुलर क्षेत्र को लेंगे और जितनी जनसंख्या उस पार्टिकुलर क्षेत्र में निवास कर रही है उस जनसंख्या में क्षेत्रफल से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये लगभग क्यों निकाली जाती है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्षेत्र हुआ, जाहिर सी बात है अगर ये हमारा क्षेत्र हुआ तो इसके पास कुछ संसाधन होंगे, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पर हो सकता है कृषि होती हो अच्छी मात्रा में, या हो सकता है यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो। तो देखा जाता है कि क्या जो यहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है भैया, उस जनसंख्या को पोषित करने के लिए क्या यहाँ पर उतने संसाधन उपलब्ध होते हैं या नहीं है। तो इस तरीके की चीजों के जानकारी के लिए हम जनसंख्या घनत्व को निकालते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है, मान लीजिए कोई एक प्रदेश है जिसका नाम है का प्रदेश। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 है। अब अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालनी है इस प्रदेश की तो आप क्या करेंगे, आप इस 1.5 लाख में यानी कि 1,50,000 में डिवाइड करेंगे 100 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम 1 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1500 लोग औसतन निवास कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिल्कुल आप एक ऐसे ऐसे एरिया लेते जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक समान मात्रा मिलेगी, यानी कि 1500 इसमें, 1500 इसमें, 1500 इसमें, इस तरीके से नहीं। जो संपूर्ण क्षेत्रफल है इसमें अगर आप करेंगे तो ये आपको एक औसत देता है, एक एवरेज देता है कि इस पूरे क्षेत्रफल में लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास कर रहे होंगे। आगे आपके सामने यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का मैप है, इसको आप लोग देख सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में आपके दूसरा मैप है, लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरा मैप लिया है। देखिए, जो आपको पूरे येलो कलर में दिख रहे हैं ये हमारे वह स्थान है जहां पर जनसंख्या वितरण जो है वह बहुत ही कम है। यहाँ मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे स्थान है यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम है। जैसे कि ये हमारा कनाडा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपको सर्वहारा का मरुस्थल दिखेगा। यहाँ आप रूस में जाएंगे तो रूस में आपको प्रति वर्ग किलोमीटर 1 लोग लगभग मिलेंगे, यानी कि 1 से कम यहाँ पर लोग हैं। अगर 1 वर्ग किलोमीटर आप ले लें एरिया तो यहाँ पर 1 किलोमीटर से कम मिलेंगे। बल्कि जो आपको ये घनी आबादी वाले देश दिख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 200 से 300 मिलेंगे, और जो आप यहाँ पर रेड मार्क कलर का देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे 1500 से ज्यादा। तो जैसे आप यहाँ पर चीन को देख सकते हैं, चीन के पूर्वी भाग में जनसंख्या ज्यादा है। उसी प्रकार से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के भी पूर्वी भाग में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन होती है वह उतनी उपयुक्त नहीं है कि यहाँ पर लोग आसानी से निवास कर पाए। तो इसीलिए अगली स्लाइड में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पूरे विश्व में लोग निवास करते हैं तो सभी स्थानों पर एक समान लोगों को निवास करना चाहिए, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व है संपूर्ण विश्व में वह लगभग एक समान होनी चाहिए। लेकिन ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिसके कारण यह जो जनसंख्या का वितरण है हमारे पूरे संपूर्ण विश्व में वह एक समान नहीं है, उसमें बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। तो इसमें हम 3 कारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से बात करेंगे। सबसे पहला हमारा हो गया भौगोलिक कारण, दूसरा हमारा हो गया आर्थिक कारक, और तीसरा हमारा हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली हमारी हो गई जल की उपलब्धता। जाहिर सी बात है आपने वो कहावत सुनी होगी कि जल ही जीवन है। तो जहां पर जल की उपलब्धता होती है, जहां पर सुगमता के साथ में जल उपलब्ध होता है, जहां पर कोई नदी होती है वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। किस प्रकार से, क्योंकि जल से हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या फसलों के लिए, या पशुओं के लिए, या हम किसी भी तरीके से बात करें उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जल हमारे पास एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो इसीलिए जहां पर जल की उपलब्धता होगी वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा। अगली हमारी जो विशेषता है भौगोलिक कारक है उसका नाम है भू आकृति।
अब जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आपको मैं अभी कहूं कि मैं आपके लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, या मैं आपको कहीं पर 2 महीने के लिए रहने के लिए भेज रहा हूं। अब एक स्थान मेरे पास ऐसा है जहां पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पर्वतीय क्षेत्र है, कंकरीली पथरीली मिट्टी है, इस प्रकार का क्षेत्र है। और एक स्थान है जहां पर पूरा बढ़िया रोड बना हुआ है, बढ़िया घर बने हुए हैं, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप कौन सा जगह चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, आप इसी स्थान पर जाने पसंद करेंगे जहां पर समतल भूमि है, परिवहन के बेहतर साधन है, बेहतर घर मिलेंगे, बेहतर सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो वहां पर आप जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो वही चीजें बताई गई हैं भू आकृति। जैसे कि किसी भी स्थान की जहां पूरा हमारा समतल मैदान होता है या भूमि हमारी समतल होती है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जैसे अगर आप उदाहरण के रूप में देखें तो जो हमारा भारत है, ये हमारा जो भारत हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ गुजरात से लेकर के असम तक गंगा यमुना का मैदान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां फ्लो करती हैं और इन नदियों के द्वारा जो हमारे सेडिमेंट लाए जाते हैं, जो अवसाद लाए जाते हैं, उन अवसादों को ये जमा करती हैं और ये पूरा रीजन हमारा समतल हो गया है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे सघन जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा समतल मैदान है और जो मानव के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं वह सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन इसके बदले में पर्वतों पर अगर हम बात करें, यहीं पर चले जाए हिमालयन रीजन में, तो यहाँ पर आपको जो जनसंख्या का वितरण है वह आसमान देखने को मिलेगा। तो ये चीजें होंगी। उसके बाद में अगली हमारी है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। किसी स्थान का जो क्लाइमेट होता है वह भी लोगों को आकर्षित करता है। जैसे कि आप अगर इस समय गंगा यमुना के मैदान से कहीं पर वीडियो देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी होती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम बात करें यूरोपीय के, अगर हम ध्रुवों के पास चले जाएं या फिर हम उन मरुस्थलों के पास चले जाएं, चाहे सहारा का हो चाहे थार का हो, तो यहाँ पर आपको कम जनसंख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है वह लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। अगला जो हमारा भौगोलिक कारक है वो है हमारी मृदा, सॉइल, जिसे हम लोग मिट्टी भी कहते हैं। अपर लेयर जो हमारी पृथ्वी की होती है इसी को हम कहते हैं सॉइल, जिसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। तो मृदाओं के बारे में अगर हम बात करें, मिट्टियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 2 स्थानों की बात करें, एक स्थान जहां पर बंजर भूमि है और एक स्थान जहां पर उपजाऊ भूमि है, तो जाहिर सी बात है जहां पर उपजाऊ भूमि होगी वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी खाने पीने की जरूरतें हैं वह उस भूमि में कृषि के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बंजर भूमि की बात करें तो वहां पर ज्यादा लोग निवास नहीं करेंगे। तो ये सारे हमारे भौगोलिक कारक हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक कारक की। किसके बारे में? आर्थिक कारक के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा हो गया खनिज। अब खनिज का मतलब क्या हुआ? जैसे कि वह स्थान जहां पर खनिज होगा। खनिज हमारा क्या है? संसाधन। और मुख्य रूप से जो हमारे खनिज होते हैं वह बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब जहां पर खनिज होगा वहां पर 2 चीजें होंगी। पहला क्या? पहला तो यहाँ पर होगा खनन, माइनिंग, और दूसरा हमारा हुआ औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब ये दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पर होंगी, खनन कार्य होगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा लोग आएंगे। औद्योगिकरण होगा तो यहाँ से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं, अफ्रीका में कटंगा क्षेत्र है, जाम्बिया की ताबा पेटी है, तो यहाँ पर ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये हमारा हो गया खनिज यानी कि मिनरल। अगला हमारा हुआ अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। अब जाहिर सी बात है आप में से शायद बहुत सारे लोग होंगे जो शहरों में बैठकर इस समय वीडियो को देख रहे होंगे। जैसे कि मैं इस वीडियो को एक गांव से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं गांव और शहरों की, तो जो हमारे शहर होते हैं वहां पर जो हमारी सुविधाएं होती हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कि जीवन स्तर की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम वहां पर उपलब्ध चीजों की बात करें, उस लिहाज से जो हमारे शहर होते हैं वो गांव से बेहतर होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे नगर होते हैं वे लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, और नगरों में आप देखेंगे कि जनसंख्या जो होती है वह ज्यादा निवास करती है। उसी प्रकार से अगला हमारा हुआ औद्योगिकरण। अगला हमारा क्या हुआ? औद्योगिकीकरण।
तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया खनिज वाले पार्ट में ही, कि जहां पर खनिज होंगे वहां पर उद्योगों का विकास ज्यादा होगा, और उद्योगों का विकास होगा तो इसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों के साथ साथ यहाँ पर अन्य परिवहन के लिए परिचालकों की जरूरत पड़ेगी, दुकानदारों की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर और अन्य लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का वितरण होगा वह ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग निवास करेंगे, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है। तीसरा हमारा हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तीसरा हमारा हुआ क्या? सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। जैसे कि मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर हमारा है अयोध्या। अब बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो पूर्वज हैं, यानी कि जो हमारे ज्यादा आयु के लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वे लोग अपने आखिरी समय में अयोध्या में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अयोध्या को भगवान राम की जन्म भूमि कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, अन्य हमारे तीर्थ धाम है या हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहां पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म से, उनकी संस्कृति के महत्व का विषय होता है, और ये सारे जो क्षेत्र होते हैं ये इन चीजों को आकर्षित करते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर हमने समझा कि जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007784270। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको जितने बेहतर ढंग से हो सकता है उतने बेहतर ढंग से यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। किसके बारे में? जनसंख्या वृद्धि, या इसे हम जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की तो ये हमेशा जनसंख्या बढ़ ही रही हो। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है कि चाहे उस स्थान की जो पार्टिकुलर जनसंख्या है वह बढ़ रही हो या वह घट रही हो। यहाँ पर वही डिफिनेशन बताई गई है कि किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन है, आइए उन डिफिनेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला हमारा क्या हुआ? जनसंख्या की वृद्धि। किसके बारे में बात करेंगे? जनसंख्या की वृद्धि। तो मान लीजिए आपके पास दो समय अंतराल हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर 2001 की जनगणना हुई थी, उसके बाद में जनगणना हुई थी कब? 2011 में। तो अगर इन दोनों जनगणनाओं में हम जनसंख्या की तुलना करें, मान लीजिए यहाँ पर जनसंख्या थी कितना? 102.70 करोड़, और 2011 में कितनी हो गई? 121.02 करोड़। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अगर आप 2011 की जनसंख्या से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एक जनसंख्या आएगी 18.15 करोड़, यानी कि 18.15 करोड़। और इससे पता चलता है कि जो हमारा देश भारत, इसकी जनसंख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हमारी यही है। अब ये जरूरी नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा पॉजिटिव हो सकता है कि किसी स्थान में जो जनसंख्या है वह किसी साल ज्यादा रही हो, उसके बाद अगले साल देखें तो आपको वह कम दिख रही हो। तो ये चीजें भी पॉसिबल होती हैं। उसके बाद में अगला हमारा है जनसंख्या की वृद्धि दर, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो यह मुख्य रूप से क्या होता है? जो हमारी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है उसी को जब हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा स्थान है जहां की जनसंख्या है 100, जब अगली बार जनसंख्या हुई तो पता चला कि यहाँ की जनसंख्या हो गई है 120। तो इस तरीके से कितना हुआ? 20% उस स्थान की जनसंख्या बढ़ गई है। तो इसी को हम वृद्धि दर कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यह हो सकता है कि 120 हो गई हो सकता है कि 100 से यह घट करके 95 हो गई हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस स्थान की जनसंख्या 20% बढ़ी है, यानी कि वृद्धि दर यहाँ पर इतना है। लेकिन अगर ये होगा 95 हुई है तो हम कहेंगे वृद्धि दर हमारी निगेटिव है, -5% है। तो ये चीजें हो गई। अगला हमारा है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि किसी क्षेत्र में जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह किससे हुई है? जन्म से। उसके बाद में जो वहां पर मृत्यु हुई है, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर 100 लोगों की जनसंख्या है, 20 लोगों का और जन्म हुआ, 20 लोगों का और जन्म हुआ तो हो गई 120। लेकिन इसी दौरान 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई, 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 20 लोगों का जन्म हुआ लेकिन 5 की मृत्यु हो गई।
तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कुल ग्रोथ की तो कितना हुआ होगा वो 115। मतलब क्या हुआ कि जो वृद्धि हुई वह केवल 15% की हुई है। तो इसी चीज को हम कहते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो ये आपने समझा। अगला हमारा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अगला हमारा क्या है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब देखिए इसको कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास स्थान है, यहाँ पर जन्म हुआ, उसके बाद में यहाँ पर मृत्यु हुई। इसके अलावा कुछ लोग बाहर से आकर के हमारे यहाँ रहने लगे। उस क्षेत्र में कुछ लोग बाहर से आ गए और कुछ लोग यहाँ से बाहर चले गए, कुछ लोग बाहर से यहाँ आ गए और कुछ लोग यहाँ से बाहर चले गए। अब जब हम काउंट करेंगे वास्तविक वृद्धि तो इन सारे फैक्टर को काउंट करेंगे, यानी कि जन्म को हम ऐड करेंगे, मृत्यु को हम माइनस करेंगे, जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें हम लोग आप्रवास कहते हैं, उनको भी हम प्लस करेंगे, और जो हमारे यहाँ से बाहर चले गए हैं उनको हम माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से प्लस माइनस करके जो हमारी जनसंख्या प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे वास्तविक वृद्धि। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हुआ जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। अगला हमारा क्या हुआ? जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जब किसी स्थान पे जो जन्म दर है वह मृत्यु दर से ज्यादा होती है, यानी कि जैसे अभी हम उदाहरण में समझे हमने कि 100 थी जनसंख्या, उसके बाद में 20 लोग पैदा हुए लेकिन 5 लोग की मृत्यु हो गई, तो जो ओवरऑल हमारी जनसंख्या हुई 115, पहले हमारी थी 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से अगली हमारी है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। अगली हमारी क्या है? जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्थान पे मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ की जनसंख्या है 100, अगले कुछ वर्षों में यानी कि जितने समय अंतराल में हमें जनसंख्या की वृद्धि निकालनी है, यहाँ पर 20 लोगों का जन्म हुआ, लेकिन हमने क्या देखा कि मृत्यु हो गई 25 लोगों की। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो हमारी जनसंख्या 100 थी अब वह हो गई है 95। हालांकि यहाँ पर लोगों का जन्म हो रहा है लेकिन मृत्यु वहां पर ज्यादा लोगों की हो रही है। तो इसीलिए अगर हम ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो यह हमारी हो जाएगी ऋणात्मक वृद्धि। इसे हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा एक बात कि किसी स्थान में अगर ज्यादा लोगों का जन्म हो रहा है तो इससे आप यह नहीं कह सकते हैं कि उस स्थान की जनसंख्या बढ़ रही है। आप पहले वहां की मृत्यु दर भी देखेंगे कि मृत्यु दर उस स्थान की क्या है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके बाद ही आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि वहां पर जनसंख्या की वृद्धि जो है वह धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप